स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आर्ट्स का हिस्ट्री चैप्टर का नंबर है 2 राजा किसान और नगर आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था है, जिसके हम लोग बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता के टोटल 40 बीबीए क्वेश्चन कर लिए थे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 के बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि अशोक किस वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए है नंद वंश, ऑप्शन बी है मौर्य वंश, ऑप्शन सी है गुप्त वंश और ऑप्शन डी है चोल वंश। तो अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर कि अशोक मौर्य वंश का शासक था। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है गुप्त काल, ऑप्शन सी है मुगल काल और ऑप्शन डी है अंग्रेजों का काल। तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि भारतीय इतिहास का जो मौर्य काल है वह स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर 43 नंबर क्वेश्चन की प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कालिदास ने, कि वान भट्ट ने, कि हरिशेन ने, कि पतंजलि ने? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, हरिशेन ने। फिर है 44 नंबर क्वेश्चन कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? ऑप्शन ए है कोषाध्यक्ष, ऑप्शन बी है मुद्राध्यक्ष, ऑप्शन सी है प्रणयाध्यक्ष, ऑप्शन डी है लक्षणाध्यक्ष। तो मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान लक्षणाध्यक्ष था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, लक्षणाध्यक्ष। फिर है 45 नंबर क्वेश्चन कि राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? पतंजलि, कि वाण भट्ट, कि विशाखा दत्त, कि कलहड़? तो राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? तो राज तरंगिणी के लेखक कलहड़ थे। राज तरंगिणी के लेखक कलहड़ थे। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर है अगला 46 नंबर क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश, कि कुषाण वंश, कि सातवाहन वंश, कि गुप्त वंश? तो अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो मौर्य राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन 47 नंबर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, कि 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में, कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में? तो अर्थशास्त्र की रचना 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 48 नंबर की पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी क्या मिलती है? गुप्त काल की, कि मौर्य काल की, कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, कि प्राक मौर्य काल की? 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें प्राक मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर 49 नंबर क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? वाल्मीकि, कि मनु, कि कौटिल्य, कि वेद व्यास? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। फिर 50 नंबर क्वेश्चन कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? हर्यक वंश, कि गुप्त वंश, कि मौर्य वंश, कि इनमें से कोई नहीं? तो बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर कि बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर है 51 नंबर क्वेश्चन कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन? तो किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 52 नंबर कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध, कि अवंता, कि कौशल, कि गंधार? तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, मगध था। फिर 53 नंबर क्वेश्चन कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? प्रथम शिलालेख, कि सप्तम शिलालेख, कि दसम शिलालेख, कि 13वां शिलालेख? तो किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 13वां शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 54 नंबर की कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है? कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है? 48 ईस्वी, कि 78 ईस्वी, कि 88 ईस्वी, कि 98 ईस्वी? तो 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि कनिष्क की राज्यारोहण तिथि जो है वह 78 ईस्वी है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर।
फिर अगला क्वेश्चन है 55 नंबर कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने, कि बिंदुसार ने, कि अशोक ने, कि कनिष्क ने। तो धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 56 नंबर कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है। गणसंघ, कि गणतंत्र, कि राजतंत्र, कि इनमें से सभी। तो 56 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है। तो गणसंघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणसंघ कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन 57 नंबर है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है जहां लोग मवेशी रखते हैं। ऑप्शन बी है जहां लोग अपना घर बनाते हैं। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जहां लोग मवेशी रखते हैं और जहां लोग अपना घर बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। जहां लोग मवेशी रखते हैं और जहां लोग अपना घर बनाते हैं उसे हम लोग जनपद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर है 58 नंबर क्वेश्चन कि पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते थे। सोने के, कि चांदी के, कि तांबे के, कि बी और सी दोनों। तो पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते थे। तो पंच चिन्ह वाले सिक्के पंच चिन्ह वाले सिक्के सोने के भी बने होते थे, चांदी के भी बने होते थे और तांबे के भी बने होते थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर कि इनमें से सभी हो जाएगा। फिर है 59 नंबर क्वेश्चन कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। ऑप्शन ए है सोरिया, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है जापान। तो अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था। तो ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर है 60 नंबर क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा। मुंडक द्वारा, कि बिंबिसार द्वारा, कि उदयन द्वारा, कि अजातशत्रु द्वारा। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन द्वारा की गई थी। उदयन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर 61 नंबर क्वेश्चन कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। कौटिल्य ने, कि मेगास्थनीज ने, कि अलबेरूनी ने, कि इत्सिंग ने। तो प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। तो प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना जो किया था वह मेगास्थनीज ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर एक प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने, कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कि अशोक ने, कि कनिष्क ने। तो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर एक जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार नाम बताइए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए है शीतलनाथ, ऑप्शन बी है संभवनाथ, ऑप्शन सी है ऋषभदेव और ऑप्शन डी है आदिनाथ। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार का नाम ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन है 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 251 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 263 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है 253 ईसा पूर्व। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था। तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर है 65 नंबर क्वेश्चन कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। अजातशत्रु ने, कि पुष्यमित्र शुंग ने, कि अशोक ने, कि समुद्रगुप्त ने। तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम अजातशत्रु ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 66 नंबर कि जीविक वैद्य किस वंश के काल में था। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। ऑप्शन ए है मौर्य वंश, ऑप्शन बी है गुप्त वंश, ऑप्शन सी है हर्यक वंश और ऑप्शन डी है कुषाण वंश। तो जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। तो हर्यक वंश के काल में था। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। अशोक ने, कि कनिष्क ने, कि रुद्रदमन ने, कि स्कंदगुप्त ने। तो 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदमन ने करवाया था। रुद्रदमन ने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर है 68 नंबर क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी। गंगा नदी, कि सोन नदी, कि पुनपुन नदी, कि इनमें से सभी। तो 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी गंगा नदी
और सोन नदी और पुनपुन नदी के संगम पर करवाई थी? ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ही नहीं, एशिया में यूरोप में सर्वप्रथम हुड़ों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है नेपोलियन। ऑप्शन डी है नेपोलियन। तो 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त को। स्कंदगुप्त को समस्त भारत ही नहीं एशिया यूरोप सर्वप्रथम हुड़ों को परास्त करने का श्रेय दिया जाता है स्कंदगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर 70 नंबर क्वेश्चन की यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? हिटलर कि नेपोलियन कि बिस्मार्क कि मुसोलिनी? तो यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन था। यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन था। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 71 नंबर कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है प्रभावती गुप्त और ऑप्शन डी है इनमें से सभी को। और सी कि प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। फिर है 72 नंबर क्वेश्चन की भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? मौर्य काल का कि सातवाहन काल का कि शुंग काल का कि गुप्त काल का? तो 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण जो है वह सातवाहन काल का है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, सातवाहन काल का। फिर 73 नंबर क्वेश्चन कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? एरन में कि गुर्जरा में कि मस्की में कि जूनागढ़ में? तो 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एरन में। यानी 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख एरन में मिला है। एरन यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर 74 नंबर क्वेश्चन कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास लिखने का सालध्य प्रयास किया था? ऑप्शन ए है विशेट स्मिथ, ऑप्शन ए है विशेट स्मिथ, ऑप्शन बी है देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर और ऑप्शन सी है काशी प्रसाद जायसवाल और ऑप्शन डी है जेम्स प्रिंसेज। तो 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने सर्वप्रथम अशोक के इतिहास लिखने का सालध्य प्रयास किया था। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 76 नंबर कि मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? मौर्य काल का निम्न में से सर्वाधिक कौन महत्वपूर्ण नमूना है? ऑप्शन ए है चैत्य, ऑप्शन बी है स्तूप, ऑप्शन सी है गुहावास्तु कला, ऑप्शन डी है स्तंभ है। तो मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर के स्तंभ जो है वह मौर्य काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर 77 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए है ह्वेनसांग, ऑप्शन बी है फाहियान, ऑप्शन सी है इत सिंह और ऑप्शन डी है वांग से। तो 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्तों के काल में सर्वप्रथम चीनी यात्री जो आया था वह फाहियान आया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर कि गुप्तों के काल में चीनी यात्री फाहियान आया था। फिर 78 नंबर क्वेश्चन कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य कि बिंदुसार कि अशोक कि पुष्यमित्र शुंग? तो मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर 79 नंबर क्वेश्चन कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है मथुरा के अभिलेख से कि प्रयाग प्रशस्ति से कि वंशखेड़ा अभिलेख से कि हॉल अभिलेख से? तो 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि समुद्रगुप्त की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर 80 नंबर क्वेश्चन कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? अशोक कि कनिष्क कि समुद्रगुप्त कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर 81 नंबर क्वेश्चन के अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? कालिदास कि वाणभट्ट कि अश्वघोष कि कौटिल्य? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कालिदास है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर 82 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने कि अशोक ने कि चंद्रगुप्त ने
कि समुद्रगुप्त ने। तो प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो अशोक ने किया था, अशोक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी है बिंदुसार। तो किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है, अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर है 84 नंबर क्वेश्चन कि मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में 84 नंबर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 5 है। तो मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को 7 वर्गों में बांटा है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 85 नंबर कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्माण करवाया था? एलोरा में कैलाश मंदिर को किस राजवंश ने निर्माण करवाया था? चोल राजवंश, की पल्लव राजवंश, की चालुक्य राजवंश, की राष्ट्रकूट राजवंश। तो 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजवंश ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 86 नंबर कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 19। तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पुराणों की संख्या 18 है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 87 नंबर कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, भारत की, बर्मा। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि तक्षशिला विद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला विद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। तो आज की इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।